हर आम आदमी समझना चाहता होगा कि आज जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, ये जाहिर सी बात है आखिरी तो नहीं है। इन्फ्लेशन कहाँ तक बढ़ते आप देख पा रहे हैं। ये जो ऐसे अवसर आते हैं, ये हमें एक सीख भी देते हैं कि इतनी निर्भरता भी ठीक नहीं है। हमें आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन कोशिश में कमी है, कोशिश में कमी अभी तक रही, लेकिन जहाँ जहाँ हमने कोशिश की, चाहे हमने डिफेंस में कोशिश की तो भी हुआ, जहाँ जहाँ हम कोशिश करते हैं वहाँ वहाँ सफल होते हैं। आत्मनिर्भर बनेंगे तो ये सारी जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ हैं, ये हमें प्रभावित करना बंद करेंगी। एक तो वैसे ही सर हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से फिसलकर छठी अर्थव्यवस्था तो हो ही गए हैं। अब वो जो प्रोजेक्शन लगातार था कि जीडीपी ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट वर्ल्ड में सबसे अच्छी है, अगर उस पर भी अब चोट पड़नी शुरू हो गई है, क्या ये खतरे की घंटी है भारत के लिए? अगर आपको चौथी से तीसरी, तीसरी से दूसरी बनना है तो इसके लिए सबसे जरूरी बात क्या हुई यहाँ पर? अपने रुपए को मजबूत करना। रुपए को मजबूत करना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अगर हमने अपने देश में जीडीपी बनानी तो उसके लिए क्या करना है? आत्मनिर्भर होना है। जितना हम डिपेंडेंस फॉरेन पर कम करते चले जाएंगे, उतनी ही हमारी जीडीपी बढ़ती जाएगी। चीन ने किसी देश से अपना साजो सामान मंगाने की कोशिश नहीं की और अपना सब चीज़ों में आत्मनिर्भर बनते चले गए। एक बात समझ लीजिए कि अगर देश को विकास करना है तो आत्मनिर्भरता के अलावा कोई और रास्ता हो नहीं सकता। आत्मनिर्भर बनने के नाम पे हम सिर्फ चीजों को असेंबल ही अभी तक कर पाए हैं, लेकिन जो गति होनी चाहिए थी, जो ग्राफ होना चाहिए था, क्या वो 70 डिग्री 80 डिग्री की जगह क्या हम 35 डिग्री 25 डिग्री पे ही हैं? भारत में सब लोग बड़े फास्ट अडॉप्ट करते हैं। हमें अपने लोगों की समझदारी पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या वो संतुष्टि मिल सके, इतना भर भी आत्मनिर्भर भारत का ग्राफ आप देख पा रहे हैं? ये बात सोच करके कि अभी तक हमने अचीव नहीं किया, अभी तक हम स्क्रू ड्राइवर तक ही रह गए, वो सही नहीं है। हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। क्या वजह है जो आप चाहते हैं कि एफ&ओ ट्रेडिंग के नियम में बदलाव हो, या आप इसके खिलाफ हैं? देश के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप एफ&ओज में पैसा लगा करके अपने पैसे को बर्बाद नहीं कीजिए। क्या आगे आने वाले समय में और एआई के खतरे को देखते हुए भी आपको ये लगता है कि भारत में बड़ी संख्या में नौकरियां जाने वाली हैं? ये बात ठीक है कि वी आर द लेट कमर्स। ये बात सही है कि हम अभी तक नहीं कुछ कर पाए हैं ज़्यादा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने युवा स्टार्टअप्स के ऊपर कि वो एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। बीते 10 दिनों में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 बार बढ़ाए जा चुके हैं। आज मैं शुक्रवार को ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। संभवतः जब ये आपको मिलेगा तब तक एक आध बार और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो चुकी होगी। मुझे कमेंट्स करके आप बताइए आपके शहर में पेट्रोल और डीजल किस भाव मिल रहा है। लेकिन आज की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में, जहां ये पॉडकास्ट में रिकॉर्ड कर रही हूँ, सैकड़ा पार कर चुका है पेट्रोल। अब बड़ी बात ये, महंगाई क्या बढ़ने वाली है? अगर बढ़ने वाली है तो कितनी बढ़ने वाली है? क्या देश की जीडीपी ग्रोथ, जो इसके पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7% से ज़्यादा बढ़ेगी, क्या उसमें कमी आएगी? और इन सब का आपके कारोबार के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है, आपकी जेब पर कितना असर पड़ने वाला है, ये सारी बातें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं जाने माने अर्थशास्त्री अश्विनी महाजन सर। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही समझना चाहती हूँ, और हर आम आदमी समझना चाहता होगा कि आज जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, ये जाहिर सी बात है आखिरी तो नहीं है। जिस लिहाज से विश्व की कंडीशन है, हॉर्मूज से अभी तक खोलने की जितनी कोशिशें रही हैं वो विफल रही हैं, तो ये जो बढ़ोतरी हुई है ये भी आखिरी नहीं है। ये समझते हुए सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन्फ्लेशन कहाँ तक बढ़ते आप देख पा रहे हैं? देखिए शालिनी जी, जो पेट्रोल और डीजल की कीमत है वो दुनिया भर में बढ़ रही है, और जो हमारे यहाँ बढ़ने की अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, क्योंकि एक लंबे समय तक सरकार ने इसे स्वयं इसको अपने ऊपर लेकर के टैक्स कम करके दूसरे प्रकार से उसको सीमित रखने की कोशिश की। पेट्रोल और डीजल की कीमत इतने लंबे समय तक नहीं बढ़ी। पिछले 2 हफ्ते से इसमें थोड़ा बहुत जो इन बदलाव हुआ है, और
इसमें आप समझ लीजिए कि जो बात इन्फ्लेशन की हम करते हैं, सर पेट्रोल कंपनियां कीमत बढ़ाएं तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, और अगर सरकार पेट्रोल कंपनियों को कीमत ना बढ़ाने दे तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ती है। अच्छा। इसको हमें अर्थशास्त्र को समझना पड़ेगा। हम्म। इकोनॉमिक्स ये है कि अगर सरकार इसको अपने ऊपर लेती है, टैक्स कम करती है, तो उतना ही फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। पिछले लंबे समय से सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को सीमा में रखने की कोशिश की है और लगातार उसको घटाया है इस साल तक। अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो अभूतपूर्व स्थितियां हैं, पहले ऐसी नहीं हुई हैं। तो जब से 2014 से ये सरकार बनी, तब से लेकर लगातार इस फिस्कल डेफिसिट को सीमा में रखने का प्रयास हुआ है। और अगर ये कीमत नहीं बढ़ने दी जाती और सरकार उसको अपने ऊपर लेती है तो स्वाभाविक है उससे फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ता है। इसलिए सरकार को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। सरकार अपने ऊपर भी ले और थोड़ी कीमतें बढ़ाए भी। लेकिन इतना मैं पक्का बता सकता हूँ कि दुनिया में जिस स्तर पर कीमतें बढ़ी हैं उससे कहीं कम भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। ये तो एक पेट्रोल और डीजल की बात हुई। बाकी सब चीज़ों के बारे में देखिए, जो अर्थव्यवस्थाएं दूसरे मुल्कों पर निर्भर करती हैं अपने आम रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, वहाँ कीमतें बढ़ने की संभावनाएं, आशंकाएं ज़्यादा हैं। भारत जो है मोटे तौर पर आत्मनिर्भर है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। जो हमारी निर्भरता है वो चीन पर या दूसरे मुल्कों पर अन्य अन्य प्रकार के जो खासतौर पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उसके लिए हमारी निर्भरता ज़्यादा है। तो इस वर्तमान परिस्थितियों में आगे चल कर के हम आपसे और भी बात करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में जो एक सॉल्यूशन है वो ये है कि हमारी निर्भरता दूसरे मुल्कों पर कैसे कम हो सके, चाहे वो तेल है, चाहे वो कंपोनेंट्स है, चाहे वो दूसरे प्रकार के टेलीकॉम या इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स हैं। तो जो हमारी निर्भरता जैसे तेल पर है, अब आप देख रहे हैं कि आज से 20 साल पहले अगर प्रधानमंत्री तेल या पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के लिए बोलते तो शायद वो इतना व्यवहारिक नहीं होता, लेकिन आज वो संभव है। आज हम मोटे तौर पर इलेक्ट्रिसिटी में भी सरप्लस हैं। लंबे समय से जिस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, जनरेशन की, वो बढ़ाई है। ख़ासतौर पर सोलर विंड एनर्जी के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारी अभी कैपेसिटी बढ़ी है, जिसके कारण हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन है वो पहले से ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण, और दूसरी तरफ एलईडी और दूसरे प्रकार के जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के कारण भी हमारी जो लाइटिंग के लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हुई है। इसके लिए भी लंबा एक संघर्ष चला है, लंबा काम हुआ है। तो उस दृष्टि से जो सरप्लस है, और ख़ास तौर पर जहाँ पर जिन जिन प्रांतों में ये सरप्लस ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि अभी कुछ हैसल्स हैं हमारे ग्रिड में, जिसकी वजह से जहाँ सरप्लस है, जैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी की सरप्लस है, सोलर विंड, तो वहाँ से ग्रिड कम होने की वजह से वो दूसरे प्रांतों में नहीं जा सकती। लेकिन उस प्रांत में उसकी यदि हम कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, जैसे ईवीज़ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा उपयोग, और उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अगर हम सोलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और दूसरी बात यह है कि जितना हम पेट्रोल और डीजल लगाते हैं उससे कम हमें उस दृष्टि से इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना पड़ता है। ये पूरी बात जो आप बता रहे हैं सर, इसमें मेरा ये मानना है कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, जो संकट सामने आके खड़ा हुआ है, हॉर्मूज के चलते जो प्रॉब्लम बढ़ी है, अभी मात्र 10 दिन हुए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए। इसके पहले सरकार ने खुद अपने ऊपर उसको रोक के रखा था, जैसा आपने भी बताया। मात्र इन 10 दिनों में दूध 2 रुपया लीटर बढ़ चुका है, ब्रेड का दाम बढ़ चुका है। आपने देखा दिल्ली में कैसे ऑटो वाले और टैक्सी वालों की हड़ताल हो गई कि हमें भी इजाज़त दी जाए, हमारा दाम बढ़े। तो ओवरऑल जो महंगाई आती है, मेरी समझ अर्थशास्त्र की जितनी बताती है, उसमें तेल का बहुत बड़ा हाथ होता है। पेट्रोल डीजल का बढ़ना ही अपने आप में काफ़ी है महंगाई बढ़ाने के लिए। अब मैं
पहला जो मेरा सवाल था उसमें समझना मैं ये चाहती हूँ कि क्या यहीं तक आप इसको रुकते देख पा रहे हैं, या अर्थशास्त्री होने के नाते आपको भी ये डर है कि इन्फ्लेशन अभी आगे और बढ़ेगा, या इसके पहले कुछ इकोनॉमिस्ट से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इंडिया स्टैगफ्लेशन की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो अंदेशा और वो डर स्टैगफ्लेशन का क्या आपको भी लग रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में जितनी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, बढ़ चुकी हैं। हाँ, भारत ने जब अभी बढ़ाना शुरू किया, इससे पहले 70-80% तक कीमतें बढ़ी हैं। अमेरिका में भी लगभग 1.5 गुनी हो गई हैं। बिल्कुल। भारत में अभी नहीं हुई। भारत में पहली जो दो वृद्धि हुई उसमें केवल मात्र 4% की वृद्धि हुई। इस सारा मिला करके भी अभी 7-8% से ज़्यादा नहीं वृद्धि हुई। ₹7.5 टोटल बढ़ा है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि भारत सरकार की जो नीति दिखाई दे रही है वो ये है कि दोनों तरफ से किया जाए, कुछ कीमतें बढ़ाई जाए, कुछ सरकार अपने ऊपर ले। और अभी एक बहुत अच्छी बात हुई कि सरकार को एक बड़ी राहत भी मिली है, क्योंकि रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे बिना तो कुछ होगा नहीं। तो जो पैसा अभी रिजर्व बैंक से एक मिला है डिविडेंड के रूप में, उसका भी उपयोग महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए भारत में जो आशंकाएं हैं कीमतें बढ़ने की, महंगाई की, वो दूसरे मुल्कों से काफ़ी कम है। दूसरी बात यह है कि भारत में सरकार बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर रही है, चाहे तमाम प्रकार की बातें, जैसे आपने किसी देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार से यात्रा करके यूएई में जाते हुए नहीं देखा होगा, यूएई में जा कर के उनसे समझौते करते हुए नहीं देखा होगा, उनके पास हमारी भंडारण की क्षमताएं बढ़े, अचानक ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, उसको नहीं देखा होगा। तो आप ये बात सही कह रही हैं कि अभी हाल फिलहाल की क्या बात है, लेकिन जो तेज़ी से जो लॉन्ग रन के लिए जो मेजर्स हैं, क्योंकि एक बात और समझ लीजिए कि अगर, क्योंकि ये मैंने अभी इसके बारे में एक लेख भी लिखा था मनी कंट्रोल में, जिसमें मैंने ये संकेत किया था कि ये जो कीमतें बढ़ रही हैं हार्मोज के क्लोज होने से, वो कीमतें जो हम सोच रहे हैं कि $150 तक चली जाएगी, वो होने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक तरफ क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर हम 10-20 साल पहले की बात कर रहे होते तो तब ये ऐसा नहीं था, लेकिन जो अभी ट्रांजिशन हो रही है, जो बदलाव हो रहे हैं, जो लोग तेल पेट्रोल से हट करके, पेट्रोल डीजल से हट करके अब ईवीज़ पर जाएंगे, या इंडक्शन चूल्हों की तरफ जाएंगे, या दूसरे प्रकार से तेल के विकल्प ढूंढ लेंगे, तब वो वापस तेल पर जाने वाले नहीं। तो ये एक लॉन्ग टर्म अचीवमेंट होगी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, जैसे हमने किया आपदा में अवसर, उसी प्रकार से इस आपदा से भी अवसर निकलेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि एनर्जी में हमारी जो आत्मनिर्भरता है बहुत कम है। 88% हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इनकी जगह पर सोलर से बनने वाली बिजली, विंड एनर्जी या दूसरे प्रकार के जो उपाय अपनाएंगे, वो परमानेंट होंगे। तो मैंने जो अभी आपको बताया कि ये जो हार्मोज बंद होने से जो हम सोच रहे थे कि $150 तक चला जाएगा, ये होने वाला नहीं है। कारण ये है कि एक तरफ कीमतें बढ़ रही हैं जिसके कारण, और दूसरी तरफ उनकी मजबूरी भी है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, क्योंकि उनके रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं। जो तेल उत्पादक और निर्यातक देश हैं, उनके रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि वो तेल की उत्पादन बढ़ाएं। दूसरी तरफ जो विकल्प आ रहे हैं उसके कारण उसकी मांग कम हो रही है, सप्लाई बढ़ेगी, मांग कम होगी। तो स्वाभाविक तौर पर मेरा ये मानना है, एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, कि $70 से $75 इसका इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा हार्मोज बंद होने की स्थिति में। अगर हार्मोज खुल जाता है तो ये 45 और 50 के बीच में रहने वाला है। 70 से 75 अल्टीमेट मैं समझ नहीं पाई। 70 से, क्योंकि अभी ही जब क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन आज हुआ है, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये $98 है। आप 70-75 की जो बात कर रहे हैं मैं वो, हाँ, अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अर्थशास्त्र में हमेशा जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, हाँ, वो उसमें कॉबवेब चलता है। कॉबवेब के माध्यम से अल्टीमेटली किसी एक इक्विलिब्रियम प्राइस पर हम पहुंचते हैं। हमारा ये मानना है, एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, कि एक तरफ सप्लाई इंक्रीज होने की पूरी संभावनाएं हैं, दूसरी तरफ जो डिमांड है वो कम होगी धीरे धीरे करके, और वो परमानेंट होगी। और आगे चल करके आप समझ लीजिए कि ये जो तेल ये निकट भविष्य में होते आप देख रहे हैं? बहुत बहुत लंबा नहीं मैं मान रहा हूँ, 2-3 महीने में इस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई देगी। अच्छा,
और आप जैसे ईवीज़ की ओर आगे बढ़ने की बात करें या इंडक्शन की ओर आगे बढ़ने की बात करें, तो वो भी आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी हम अचीव कर पाएंगे? क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत स्लो है स्पीड। भारत में सब लोग बड़े फास्ट अडॉप्ट करते हैं। हमारे घर में काम करने वाली उसने कहा कि सर आप हमें एक इंडक्शन दिलवा दीजिए। हम्म। कितना फास्ट है। हाँ। यानी आप समझिए कि उधर से आपको गैस नहीं मिल रहा, गैस महंगी हो गई है, तो वो इंडक्शन की तरफ तुरंत मूव कर रहे हैं। भारत में लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़े समझदार लोग हैं और हमें अपने लोगों की समझदारी पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत तेज़ी से हम जैसे आप देखिए कि सोलर में मात्र 3 गीगावाट की कैपेसिटी थी, आज कितनी कैपेसिटी है। यानी आप कल्पना कीजिए कि लगातार 2013 से लेकर 26 के बीच में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। सोलर में हम 20 गुना से भी ज़्यादा हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी अडॉप्टेबिलिटी बदली हुई परिस्थितियों में कितना समय लगा था हमें कि जब हमारे पास जो वेंटिलेटर्स नहीं थे, हमने अपने देश में 60,000 वेंटिलेटर्स बना दिए, दुनिया भर को सप्लाई कर दिए। कितने लोगों ने वैक्सीन बना ली थी इतने कम टाइम में? हमने वैक्सीन बनाई, अपने पूरी 100% पॉपुलेशन को लगाई। किसी देश ने 100% वैक्सीन नहीं करवाई। इसलिए हमारे देश की अडॉप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मुझे अपने लोगों पर पूरा विश्वास है। ये हालांकि आपकी दूरदृष्टि है, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ, क्योंकि मैं जो शॉर्ट टर्म लॉस है उस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और आप जो लॉन्ग टर्म गेन है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं अगर आपको मेरे घर में जो मेड आती है उसकी बात बताऊँ, तो उसने मुझे कहा कि दीदी कल तक जो सिलेंडर मैं 1,000 में भरवाती थी, आज वो सिलेंडर मुझे 4 से 5,000 में मिल रहा है। इसलिए मैं इंडक्शन लेके आई हूँ। इंडक्शन की उस समय कालाबाजारी शुरू हो गई थी जब उसने ख़रीदा था, बहरहाल वो लेके आई, पर उसकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि अब इंडक्शन के साथ मुझे सारे बर्तन भी बदलने होंगे, उसकी कॉस्ट अलग लगेगी। बट अगेन जैसा मैंने कहा, मैं शॉर्ट टर्म लॉस देख रही हूँ, आप लॉन्ग आजकल तो टर्म गेन इंडक्शन देख ऐसे रहे आ हैं। गए, आजकल तो इंडक्शन ऐसे आ कि बर्तन बदलने की जरूरत ही नहीं। लेकिन सर मेरा ये मानना है कि अगर ये उत्साह में कोई चेंज करे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसने नहीं मिल रहा था, इस मजबूरी में वो इंडक्शन पे स्विच हुई। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल मैं ये समझना चाहती हूँ कि रुपया अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, हम सब ये जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि उसके पीछे की वजहें क्या हैं। बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि रुपया शतक पार करेगा। ऑलरेडी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो रुपया, मैं कहूँगी, दुर्दिन आपने देख रहा है। अब ये शतक पार अगर रुपया करता है या आज वो 96 क्रॉस कर चुका है, तो अर्थशास्त्री होने के नाते आप इसको देखते कैसे हैं? देखिए, 2 प्रकार के अर्थशास्त्री हैं देश और दुनिया में। एक कहते हैं कि भी क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो एक नंबर है। हाँ, लाइक 99 एंड 101। हाँ, ये तो एक नंबर है, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है। जो अपने आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में एडजस्ट कर लेंगे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और उन अर्थशास्त्रियों को भी बताना चाहता हूँ कि क्या आपने इंपोर्ट इलास्टिसिटी कैलकुलेट की है। हमारे देश में जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं वो प्राइस इलास्टिक नहीं है। ऐसे में जैसे अगर मान लिया, आपने कभी सुना है कि पेट्रोल महंगा हो गया तो इसलिए इंपोर्ट कम हो गया? कभी होता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। अभी सोना भी महंगा हुआ तो भी उसके सोने की वैल्यू तो बढ़ गई ना, तो उसके इंपोर्ट की वैल्यू तो बढ़ गई। हमारा ये कहना है कि हमारे जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं वो प्राइस इनइलास्टिक है। इसलिए जैसे ही हमारे रुपये की कीमत गिरती है तो हमें डॉलर देने पड़ते हैं, जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को और ज़्यादा ख़राब करता है। इसलिए वो अर्थशास्त्री, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अपने वो क्लासरूम में वापस जाएं, दोबारा से मार्शल लर्नर कंडीशन सुने, पढ़ें और उसके आधार पर ये तय करें कि क्या होता है। तो इसके लिए हमने अभी मैंने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी लिखा था और उसको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और तमाम दूसरे फॉर्च्यून सब पेपर्स ने उसको कैरी किया था। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये बात सही है कि रुपए को कंट्रोल करने के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसे निकाल करके उसको रुपए को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि उससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में जो अभी तक उपाय नहीं अपनाए गए, मैं यहाँ पर चूँकि मैं पॉलिसी को बहुत नज़दीक से देखता हूँ और कई जगह हम पॉलिसी इंटरवेंशंस भी करते हैं, हमारा सरकार से ये कहना है और उन अर्थशास्त्रियों से भी कहना है कि कम से कम इस दिशा में सोचना शुरू करें कि हम बहुत सारी चीज़ें
इसलिए इंपोर्ट करते हैं कि वो 10-20 रुपये 1, 2, 4, 5, 6, 10% सस्ती पड़ती हैं, इसलिए हम उसको इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं देखते कि इसके कारण हमारी निर्भरता दूसरे मुल्कों पर जैसे बढ़ जाती है। और अगर वो निर्भरता बढ़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सोचा ही नहीं कि हम सेमीकंडक्टर्स बनाएं, तो हमारी निर्भरता बढ़ गई। उन्होंने सेमीकंडक्टर्स बंद कर दिए तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री गड़बड़ हो गई। रेयर अर्थ मटेरियल्स, ऐसा नहीं कि हमारे पास रेयर अर्थ मटेरियल्स नहीं है। वी आर द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द रेयर अर्थ मटेरियल्स, लेकिन हमने उसकी एक्सट्रैक्शन, उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। हाँ। हमें देना चाहिए था। अब नहीं दिया तो अब तो देना ही पड़ेगा ना। तो मेरा ये कहना है कि केवल ये जो जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम पहले खिलौने आयात करते थे, हमने प्रयास किया तो खिलौने भारत में बनने शुरू हुए, एक्सपोर्ट भी होना शुरू हो गया। हम डिफेंस के सारे इक्विपमेंट्स बाहर से इंपोर्ट करते थे, हमने कोशिश की तो हम दुनिया के बेस्ट इक्विपमेंट्स बनाने शुरू हो गए। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि चाइना के, टर्की के जो ड्रोन्स आते थे, उनको ड्रोन्स ने एक भी अपने लक्ष्य को साध नहीं सका। और हमारे जितने भी जो मिसाइल्स थे, उन्होंने जाकर के सीधा जहाँ जहाँ अटैक किया सारी दुनिया ने देखा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वी आर द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, बट वी वर नॉट द बेस्ट अबाउट 10 years ago। आज इसलिए हमें आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मेक इन इंडिया की बात की, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी, लेकिन नहीं बढ़े क्योंकि हमने टैरिफ्स बढ़ाए नहीं, इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि बाहर से आने वाले सामान को भी रोकना है। दूसरी बात, फिर हमने 2020 में आत्मनिर्भर भारत की बात की। आत्मनिर्भर भारत में हमने थोड़ा बहुत आगे बढ़े, जैसे टेलीकॉम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम काफ़ी आगे बढ़े, वाइट गुड्स में भी हम आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद रेयर अर्थ, बाकी सब चीज़ों में हमारी निर्भरता बनी रही। आज ये स्थिति बन गई कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो $333 बिलियन पहुंच गया। वो इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट, वो तो भला कुछ हद तक, यानी जो हमारा बड़ा $50 बिलियन हमारा पिछले साल की तुलना में इस बार 25-26 में $50 बिलियन बढ़ गया। $25 बिलियन का हमें फ़ायदा हो गया सर्विसेज के बैलेंस की वजह से, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा बैलेंस है। तो इसको यदि ठीक करना है, ऐसा कुछ बात नहीं है कि हम कुछ बना नहीं सकते। वो तमाम चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें से अधिकांश चीज़ें भारत में बन सकती हैं। जितने हम तोपें बाहर से लाते थे तो भारत में बनी ना, हम एंटी ड्रोन सिस्टम बाहर से लाते थे, एंटी ड्रोन सिस्टम बना ना, हम मिसाइल्स भी बाहर से खरीदते थे, मिसाइल हमने बनाए ना। यानी अगर कोशिश की जाए तो हम दुनिया की हर चीज़ बना सकते हैं। ये भारत की खासियत है। भारत लेकिन कोशिश में कमी है, कोशिश में कमी अभी तक रही, लेकिन जहाँ जहाँ हमने कोशिश की, चाहे हमने डिफेंस में कोशिश की तो भी हुआ, हमने स्पेस में कोशिश की तो भी हुआ, हमने खिलौनों में कोशिश की तो भी हुआ। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ जहाँ हम कोशिश करते हैं वहाँ वहाँ सफल होते हैं, इसलिए कोशिश को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो ऐसे अवसर आते हैं, ये हमें एक सीख भी देते हैं कि इतनी निर्भरता भी ठीक नहीं है। ये जो हमें बताया गया कि ओपन ट्रेड होनी चाहिए, फ्री ट्रेड होनी चाहिए, बाहर से आने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो दुनिया का बाज़ार है, खुला बाज़ार है, दुनिया एक गांव है, सब ने देख लिया क्या गांव है। एक बहुत बड़ा एक पर्व होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता था ग्लोबलाइजेशन को। इस बार मालूम, इस बार कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, इस बार मातम छाया हुआ था वहाँ पर। और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर कार्नी ने जो स्पीच दी वहाँ पर, वो सुनने लायक है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, कि ये जो ग्लोबलाइजेशन की बात करके हमें फंसाया गया है। तो और ये जो सारी धोखेबाजी है, इसको बंद करने की ज़रूरत है और हर देश को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। मैंने ये जो आत्मनिर्भरता है, ये नेहरू जी की आत्मनिर्भरता नहीं है। जो नेहरू जी ने उस समय कहा था कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो बाहर से आने वाले सामान को सब रोक दो, अपने देश में सब बनेगा, ना हम बाहर से खरीदेंगे ना बाहर को बेचेंगे। ऐसा नहीं है। वी हैव टू बी मोस्ट एफिशिएंट। हमारा ये कहना है कि अभी हमारे देश में बिजली थोड़ी महंगी है, टैक्स ज़्यादा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश में अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना बंद कर दें। प्रोटेक्शन नहीं है
वो उनकी जो कॉस्ट डिसएडवांटेज है उसको कवर तो करना ही पड़ेगा ना। उसकी तो कोई दोष नहीं ना। अगर बिजली महंगी है, अगर टैक्स ज़्यादा लगते हैं या लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मेरा दोष नहीं है ना। तो इसलिए उतना तो सरकार को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये अल्पकाल में, मध्यम काल में और दीर्घ काल में इन नीतियों को अपनाने की ज़रूरत है। इसलिए आप तो देखिए, आप तो कहेंगे कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, लेकिन एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं तो 1 साल के बाद की बात सोचूंगा, 2 साल के बाद की बात सोचूंगा। और अपने देश को आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है। आत्मनिर्भर बनेंगे तो ये सारी जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं ये हमें प्रभावित करना बंद कर देंगी। बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के नाम पे हम सिर्फ चीज़ों को असेंबल ही अभी तक कर पाए हैं। अभी कल ही मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मैंने ये पाया कि हम बड़ी संख्या में राफेल फिर से ख़रीद रहे हैं और लगभग उसकी संख्या 100 से ज़्यादा है, जिसमें 90 तो अकेले इंडिया में ही बनेगा, बट अगेन वो असेंबल होगा। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करूँगी सर, ज़्यादातर लोगों का ये डर है कि एआई के क्षेत्र में, क्योंकि एआई अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इंडिया सिर्फ कंज्यूमर बन के रह गया है। अपनी तरफ से एआई कुछ बड़ा डेवलप करना जो अब तक होना चाहिए था, उसमें भी हम पिछड़ गए। इसमें तीसरी चीज़ अगर मैं और ऐड ऑन करने की कोशिश करूँ, इसके पहले हमने देखा आईटी प्रोफेशनल इंडिया बड़ी संख्या में तैयार करता था, पर अगेन सॉफ्टवेयर कोई बड़ा भारत का हो वो हमने नहीं देखा। क्या मैं अगर ये आपसे समझना चाहूँ कि आत्मनिर्भर भारत जो मुहिम सरकार की तरफ से भी चलाई जा रही है, हमने ये भी देखा है कि पहले से बहुत परिस्थिति बदली भी है, लेकिन जो गति होनी चाहिए थी, जो ग्राफ होना चाहिए था, क्या वो 70 डिग्री 80 डिग्री की जगह क्या हम 35 डिग्री 25 डिग्री पे ही हैं? मतलब क्या वो संतुष्टि मिल सके, इतना भर भी आत्मनिर्भर भारत का ग्राफ आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आत्मनिर्भरता एज ए प्रिंसिपल एक सही चीज़ है। हमने उसमें कितना अचीव किया ये एक प्रश्न है, लेकिन कितना अचीव करना चाहिए ये दूसरा प्रश्न है। तो हमें, अगर हमने अचीव कम किया है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। हम ये बात सोच करके कि अभी तक हमने अचीव नहीं किया, अभी तक हम स्क्रू ड्राइवर तक ही रह गए, वो सही नहीं है। हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे अगर हम स्क्रू ड्राइवर में क्यों रह गए, इस सारी परिस्थिति में हम क्यों स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी तक सीमित रह गए, इसका कारण ये है कि हमने इस बात का आभास नहीं आया कि जो सामान हम कच्चा माल या मध्यवर्ती वस्तुएं, जो कंपोनेंट्स हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो हम बना सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ। एक एपीआई इंडस्ट्री है। एपीआई होते हैं जो रॉ मटेरियल होते हैं फार्मास्यूटिकल्स के। हम 90% एपीआई भारत में बनाते थे, एक समय था। 10% हम इंपोर्ट करते थे, इतना संभव ठीक भी है। आज की स्थिति यह है कि हम 90% इंपोर्ट करते हैं और 10% बनाते हैं। यानी वो सब हम बनाते थे, अभी क्यों इंपोर्ट करते हैं? उसका कारण ये हुआ कि, जैसे मैं एक उदाहरण के नाते आपको बताता हूँ कि एक पेनिसिलिन जी नाम की एक एपीआई है जो हमारी एमॉक्सिसाइक्लिन, जो हमारे एंटीबायोटिक बनाने के लिए काम आते हैं। वो $22 उसकी कीमत हुआ करती थी। चीन ने उसको घटा करके $9 में बेचना शुरू कर दिया, डंप करना शुरू कर दिया। हमारी सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। इसी प्रकार से हमारी फॉलिक एसिड पर जितनी भी एपीआई इंडस्ट्री सब बंद हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा कि हमारी सब इंडस्ट्री बंद हो गई, तो उन्होंने फॉलिक एसिड की कीमत 13 गुना ज़्यादा बढ़ा दी, पेनिसिलिन जी की कीमत 4 गुना ज़्यादा बढ़ा दी। हमारे लिए महंगाई होगी। तो इसलिए जो लोग ये बताते हैं, हमें बताने की कोशिश करते हैं, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भी ये कहा करते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, सस्ता सामान आ रहा है ना, लोगों को सस्ता मिल रहा है, लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, तो आपको तकलीफ़ क्या है? मुझे ये तकलीफ़ है कि आगे चल करके वो दवाइयाँ महंगी होने लग चाहिए, क्योंकि देर इज़ नो फ्री लंच। और वो कहते हैं कि एक चूहेदानी में जो पनीर डाला जाता है वो फ्री नहीं होता, आपकी आज़ादी छीन लेता है वो। इसीलिए हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, सारी दुनिया आत्मनिर्भर बन रही है। आप मुझे बताओ, चीन क्यों उसने व्हाट्सएप नहीं आने दिया, क्यों उसने दूसरे सोशल मीडिया नहीं आने दिए? आत्मनिर्भर बना ना, हम भी बन सकते थे ना। ठीक बात। क्यों उसने मेरा तो ये बहुत बड़ा दर्द है सर, किसी देश ने
जैसे चीन ने किसी देश से अपना साजो सामान मंगाने की कोशिश नहीं की और अपना सब चीज़ों में आत्मनिर्भर बनते चले गए। एक बात समझ लीजिए कि अगर देश को विकास करना है, अगर देश को महान बनना है, अगर विकसित राष्ट्र बनना है, तो आत्मनिर्भरता के अलावा कोई और रास्ता हो नहीं सकता। वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से नाता तोड़ लेंगे, नहीं, लेकिन किसी भी देश पर हम इतने निर्भर नहीं होंगे कि वो हमें अपनी टर्म्स डिक्टेट करना शुरू कर दें। आप ये देखिए कि जब से हमने यूपीआई बना लिया, अमेरिका ने हमें धमकाना बंद कर दिया कि हम आपको स्विफ्ट से बाहर कर देंगे, क्योंकि हमने उनको बता दिया कि हम यूपीआई स्विफ्ट के नाते इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हमने बनाने शुरू कर दिए, इन सब की, अब आप ये देखो, हमारी 4 दिन की लड़ाई थी ना, 4 दिन हमने युद्ध किया, ऑपरेशन सिंदूर किया। 4 दिन में दुनिया भर में शोर मचना शुरू हो गया, विश्व शांति को खतरा हो जाएगा। और भैया 2.5 साल से वो चल रहा है युद्ध, तो विश्व शांति को कोई खतरा नहीं। अमेरिका खुद युद्ध में लग गया, तो विश्व शांति को कोई खतरा नहीं। भारत ने पाकिस्तान के जो ठिकाने थे, आतंकवादी ठिकाने, उस पर अटैक किया, तो विश्व शांति को खतरा हो गया? नहीं, विश्व शांति को खतरा नहीं हुआ था, उनके बाजार को खतरा हो गया था कि हमारे मिसाइल कौन खरीदेगा, हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम कौन खरीदेगा, हमारी तोप कौन खरीदेगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर दुनिया में अगर सिर उठा के जीना है ना, तो आपके पास आत्मनिर्भरता के अलावा कोई और रास्ता नहीं। सर, जीडीपी को लेके भी सवाल है मेरे पास, क्योंकि हम पहले जो देख रहे थे कि 7.5% से हमारा विकास होगा, तो आप जितनी मैं भारत की क्या बात करूं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ की तरफ से भी हमारा जो टारगेट था उसको कम कर दिया गया है। यूबीएस जो कि स्विट्ज़रलैंड स्थित ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी है, उसने 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ हमारी कम करके 6.2 कर दी है। पहले ये प्रोजेक्शन उनकी तरफ से 6.7 था। तो क्या ये जो 6.2 हुआ है, ये हम 6 तक आए हैं? एक तो वैसे ही सर हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था से फिसल कर छठी अर्थव्यवस्था तो हो ही गए हैं। अब वो जो प्रोजेक्शन लगातार था कि जीडीपी ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट वर्ल्ड में सबसे अच्छी है, अगर उस पर भी अब चोट पड़नी शुरू हो गई है, तो क्या ये खतरे की घंटी है भारत के लिए? सबसे पहले तो मैं चौथे से छठे वाली बात करता हूँ। चौथे से छठे पर कैसे आए? डॉलर मजबूत हो गया। वो जो अर्थव्यवस्थाएं जिनको हम पछाड़ करके पहले चौथे पर पहुंचे थे, उनमें कोई बेहतरी नहीं हुई है। केवल इतना ही हुआ कि हमारे यहाँ डॉलर जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ गया और हम रुपया नीचे चला गया, तो इसलिए हो गया। तो इसलिए अगर आपको चौथी से तीसरी, तीसरी से दूसरी बनना है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या हुई यहाँ पर? अपने रुपये को मजबूत करना। तो फिर उनको समझाया जाए ना, पहली बात, कि जो अरविंद पनगरिया जी या गीता गोपीनाथ जो बोलती हैं, तो पहले तो बात उनको समझानी पड़ेगी, प्रधानमंत्री जी समझाएं उनको कि भाई ऐसा तो ठीक नहीं है, मुझे तो चौथी से तीसरी बनना है, यही है ना। तो इसलिए सबसे पहली बात कि हमें अपने रुपये को मजबूत करना है। रुपये को मजबूत करना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और आत्मनिर्भरता के रास्ते से मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम चीन से साजो सामान आयात करते हैं, चाहे से हम एसी आयात करते हैं, या हम कार आयात करते हैं, या हम कोई और चीज़ आयात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ क्रिएट होती है? चीन में। जीडीपी कहाँ क्रिएट होती है? चाइना में। इसलिए अगर हमने अपने देश में जीडीपी बनानी है, तो उसके लिए क्या करना है? आत्मनिर्भर होना है। जितना हम डिपेंडेंस फॉरेन पर कम करते चले जाएंगे, उतनी ही हमारी जीडीपी बढ़ती जाएगी। देखिए, मैं बहुत आदर करता हूँ सब इंटरनेशनल एजेंसियों का, लेकिन मैं उन पर विश्वास नहीं करता। सरकार ने प्रोजेक्शन कम कर दिया। सरकारों की अलग बात है, मैं इंटरनेशनल एजेंसीज की इसलिए परवाह नहीं करता, क्योंकि जिस समय 2007-8 में अमेरिका डाउन जा रहा था लगा, और उस समय एक दिन पहले तक उनका जो रेटिंग थी अमेरिका की, वो AAA+++ थी। और भारत जो लगातार प्रगति कर रहा था, हमारी BBB-। क्यों? क्योंकि उनको तो अमेरिका को ऊंचा दिखाना है। अमेरिका इज़ ए ग्रेट नेशन, अमेरिका ये, अमेरिका वो, ये उनकी जो विशेषता है, जो उनकी उद्देश्य है। इसलिए मैं
मैं इंटरनेशनल एजेंसियों के बारे में कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन केवल उनकी उनकी रेटिंग्स के बारे में आपको केवल आगाह कर रहा हूँ कि इस प्रकार से वो करती हैं। मैं जहाँ तक हम 6% पे आए, 4% पे आए, 5% पे आए, ये हम तब तक आते रहेंगे जब तक हम दूसरी दुनिया पर निर्भर रहेंगे। लेकिन अगर हम तेल की दृष्टि से बाहर, हम ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाएं, तेल पर अपनी निर्भरता कम कर लें, अगर कंपोनेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं उनको हम कम कर दें, जितना जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, $700 बिलियन, $800 बिलियन जो भी कर रहे हैं, वो अगर हम कम कर दें, स्वाभाविक तौर पर हमारा रुपया ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम वो चीज़ें बना नहीं सकते हैं, हम वो तमाम चीज़ें बना सकते हैं। भारत के पास ही इतनी कैपेसिटी है कि वो कारें भी बनाता है और सबसे सस्ती कार बनाता है। हमें क्या ज़रूरत है चीन की कारों की? क्यों हम चीन की कंपनियों को यहाँ पर आने दें? एक बार किसी अर्थशास्त्री ने कहा, अरे आपने क्या कर दिया, ये चीन के से हमने निवेश लेना बंद कर दिया या उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो फलां कंपनी आना चाहती थी, आ नहीं पाई। हमने कहा, अरे भैया बहुत अच्छा हुआ नहीं आई, क्योंकि जब वो आएगी तो सारे के सारे कंपोनेंट्स वो बाहर से लाएगी, चीन से लाएगी, और हमें उनको डॉलरों में पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हर चीज़ में, अभी आपको एक उदाहरण के नाते बताता हूँ। एक कंपनी है वॉक्सवैगन, एक है किया। अभी रिसेंटली कोई 2-3 साल पहले पकड़े गए। क्यों पकड़े गए? उन्होंने यहाँ आकर के कहा था कि हम यहाँ पर कंपोनेंट बनाया करेंगे, तो उस नाते से नहीं, उन्होंने ये दिखाना शुरू किया कि हम तो थोड़े कंपोनेंट्स बाहर से मंगा रहे हैं। लेकिन जब कस्टम डिपार्टमेंट ने उसको इंक्वायरी की तो पता चला तो वो तो सीकेडी ला रहे हैं, यानी पूरा का पूरी कार इंपोर्ट करके ला रहे हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स में, यहाँ आकर के स्क्रू ड्राइवर से कस रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनियां बाहर से आती हैं, ये जो एफडीआई वाली जो कहानी है ना, ये एफडीआई कम हो गई। मैं कह रहा हूँ अगर इस कारण से एफडीआई कम हो जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। कारण ये है कि एफडीआई जब आती है, अगर कार कंपनी एफडीआई लेकर के आती है तो सारे कंपोनेंट्स बाहर से लाती है, दूसरी को कंपनी बाहर से एफडीआई लेकर के आती है तो अपने सारे कंपोनेंट्स लेकर के आती है। इसलिए भारतीय लोग अपनी इंडस्ट्री चलाएं, अपने कंपोनेंट्स खुद बनाएं, और उसको, और ऐसा नहीं कि हम उसके बना लिए नहीं पैसा सकते। कहाँ से आएगा? एफडीआईज अगर किसी और देश में आते हैं, जितना मैं आपको जानती हूँ, मालूम है 10 लाख करोड़ रुपया भारतीय उद्योगपतियों के पास, कॉर्पोरेट्स के पास पड़ा हुआ है। आपको अवसर देने होंगे कि आप इन क्षेत्रों में आइए, सरकार आपको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें तैयार अवसर है। नहीं मिल रहे। अवसर इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि जो मानसिकता है हमारे जो सलाहकार लोग हैं, अरविंद पनगरिया जैसे, वो सलाहकार ये सलाह देते हैं कि आप टैरिफ्स को घटाते जाइए, जबकि ज़रूरत जहाँ पर टैरिफ को बढ़ाने की है टैरिफ बढ़ाइए, जहाँ रिस्ट्रिक्शंस, जहाँ आपको क्वांटिटी कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं वहाँ लगाइए, जहाँ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी है वहाँ लगाइए। पिछले साल ये इन सलाहों की वजह से जितने भी एंटी डंपिंग मेजर्स के लिए रिकमेंडेशन आई डीजीटीआर की ओर से, 81% रिजेक्ट हो गई। क्यों? इस प्रकार की जो सलाहें हैं ना कि वी शुड नॉट प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्री, नो, ये प्रोटेक्शन नहीं है, ये तो रेमेडी है। कोई अगर मेरे घर में घुस करके मेरी इकोनॉमी को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है डंपिंग करके, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए क्या? कोई अगर बाहर से घटिया सामान ला करके मेरे बढ़िया सामान को बाहर कर रहा है तो क्या क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर्स नहीं लगाने चाहिए क्या? तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हमारे जितने सलाहकार लोग हैं वो इस प्रकार की सलाह दें, और सरकार का निवेदन है कि भी वो अगर कोई गलत सलाह देता है, क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेजर्स के खिलाफ देता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ के खिलाफ देता है, तो उसको वो उसी प्रकार से उसको ट्रीट करें। मैं ये दोनों बात आपसे एक और बार समझना चाहूँगी सर, क्योंकि आपके जवाब से मुझे संतुष्टि नहीं हुई है, तो मेरे व्यूवर मुझे कमेंट करके बताएं कि उनको कितना समझ आया। पहले मैं रुपए पे वापस से आती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की आपने बात की, आपने कहा हमें खुद जो हमारी कंपनीज़ हैं उन्हें आगे बढ़ाना होगा। जब आप रुपए के लिए ये बात कहते हैं, मैंने कहा कि ये शतक पार कर सकता है या अभी अपने सबसे बुरे दिन से गुजर रहा है। वर्ल्ड की जब बाकी करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, इंडिया तब भी बुरा परफॉर्म कर रहा था। 2025 वो साल रहा है जब भारतीय रुपया 12% गिरा है, और 2025 में कहीं वॉर नहीं थी और वर्ल्ड की सारी करेंसी अच्छा कर रही थी सिवाय भारत को छोड़ के। मैं आपके इस आंकड़े से सहमत नहीं हूँ, अब दोबारा चेक करिए। 2025 में, हाँ। 2025 में हमारा रुपया 11% नीचे गिरा नहीं गया।
2025 28 फरवरी से लेकर अभी तक हमारा रुपया कम हुआ है, वो मानते हैं, लेकिन 2025-26 और उसके बाद से अब तक यानी अप्रैल 1 से लेकर अभी तक वो 11.7% हमारा नीचे गया है। लेकिन वो केवल उस वर्ष का नहीं है, 2025 वर्ष का नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये जो आपके आंकड़े को जो काउंटर कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर अभी तक हमारा जो रुपया था वो 11.7% कम हुआ था थोड़े समय तक, लेकिन अभी वापस वो रिबाउंड किया है तो लगभग 11% हमारा नीचे है। चलिए एनीवे, वो तो ऐसे मैटर ऑफ। लेकिन आप इस आंकड़े के भी साथ नहीं है कि जब विश्व की बाकी करेंसी अच्छा कर रही थी तब भी भारतीय रुपया कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा था और टूट ही रहा था। अभी तो विश्व की सारी करेंसियां जो हैं वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रही हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि भारतीय रुपया बाकी करेंसियों की तुलना में बेहतर हो रहा था, डॉलर की तुलना में कम हो रहा था। ऐसा भी स्थितियां आई, अलग अलग प्रकार की स्थितियां बनती हैं। मेरा ये मानना है कि हमारी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के हमारे सभी प्रयास किए जाने चाहिए। ख़ास तौर पर हम इस बात के लिए सरकार की सराहना करते हैं कि उन्होंने 20 मुल्कों के साथ रुपए में सेटलमेंट करने के जो समझौते किए और उन्होंने जो वॉस्टो अकाउंट्स खोल लिए, और उसके कारण और हमने बहुत बड़ी मात्रा में तेल का आयात भी रुपयों में करना शुरू किया। वो सारी बातें हमारे रुपये को मजबूत करने के लिए या रुपये, और मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2023-24, 2024-25 ये दोनों साल हमारे रुपये के लिए बहुत बेहतर रहे और हमारा रुपया मात्र 1.5% की रेट पर डेप्रिशिएट किया। ये कहानी 2025 से शुरू हुई है, 2025-26 से और अभी तक। ये इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि इसके पीछे बड़ा कारण हमारा ट्रेड डेफिसिट का बढ़ना है। इसका बड़ा कारण हमारे तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से जो मेजर्स अडॉप्ट किए जाने चाहिए थे उसमें थोड़ी कमी आई है, शिथिलता आई है। जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ हमें लगानी चाहिए थी वो नहीं लगाई हैं, जो हमें टैरिफ बढ़ाने चाहिए थे वो नहीं बढ़ाए हैं। और कई बार लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए लोग कई बार कहते हैं अरे कैसे टैरिफ बढ़ा सकते हैं, WTO साइन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि WTO के अनुसार हमारे यहाँ वेटेड एवरेज टैरिफ जो बाउंड टैरिफ रेट है वो 50.2% है। यानी हम अपने टैरिफ्स को 50.2% तक बढ़ा सकते हैं, बाउंड टैरिफ्स। अब जिन लोगों के साथ आपने FTA कर लिए हैं उनके अलग बात है, लेकिन जो WTO के एग्रीमेंट के हिसाब से हम 50.2% तक लगा सकते हैं। लगाते कितना है? 6%। आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक ज़माना था अटल जी का। अटल जी के समय में 2004 तक हमारे देश का जो एवरेज वेटेड टैरिफ था वो 24% था। यानी $100 का सामान भारत में आता था, $124 का बिकता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए 2006 में, उन्होंने उसको 6% कर दिया। कैन यू बिलीव? देश के साथ धोखा हुआ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कैसे तैयार हो सकती है 1 साल के अंदर। और उसके कारण क्या हुआ कि हमारे जो आयात हैं 2004 और 14 के बीच में चाइना से हमारे आयात 3000% बढ़ गए। वहाँ से नींव पर निर्भरता की बनी है, उससे वापस आना एक बड़ा टास्क है। अभी भी ये करना पड़ेगा। अभी भी 6%। ऑलराइट, आपका ये सुझाव है कि ये टैरिफ और बढ़ाया जाना चाहिए। और आराम से। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 2017 में स्वदेशी जागरण में, जहाँ से मैं आता हूँ, हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया कि चीन का विरोध करना चाहिए, चीन का सामान नहीं खरीदना चाहिए। पूरा साल भर वो आंदोलन चला और उससे हमारे जो उस समय के वित्त मंत्री थे हमारी बातों से काफ़ी प्रभावित थे, अरुण जेटली जी। उन्होंने कहा कि चलो हम अब इस पर प्रयोग करते हैं। उन्होंने चीन से क्योंकि हम सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स हम इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, तो चीन के बाद तो हमने कहा कि चलो हम टेलीकॉम पर 10% की जगह 20% ड्यूटी कर देते हैं।
उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी 10 से 20% कर देते हैं। उन्होंने 10 से 20% जो उन्होंने फरवरी में बजट पेश किया तो उस पर कर दिया। कैन यू बिलीव, हमारा जो इंपोर्ट थे चाइना से 63 बिलियन डॉलर थे, अगले साल वो हो गए 53 बिलियन, रादर 48 बिलियन डॉलर्स। और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम के इंपोर्ट्स थे वो 28 बिलियन डॉलर से 18 बिलियन डॉलर रह गए। केवल वही नहीं किया उन्होंने, गारमेंट्स पर, उन्होंने वाइट गुड्स पर, सब चीज़ों पर ड्यूटी धीरे धीरे करके बढ़ाई। तो ड्यूटी बढ़ा करके हम डेफिनेटली, एंटी डंपिंग ड्यूटी भी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होती बहुत ज़्यादा कई चीज़ों में, लेकिन जब ड्यूटी बढ़ाते हैं तो एक ओवरऑल ड्यूटी बढ़ती है, जिसकी वजह से सरकार भी इस बात को मानती है कि चीन से आने वाले सामानों पर ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन चीन इतना चालाक देश है कि वो कोई ना कोई तरीके से फिर डंपिंग करना शुरू कर देता है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारी इंडस्ट्री को किल करना। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये सरकार को सोचना चाहिए। FIIs क्यों मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं ये भी मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि कुल 25 में, जनवरी से दिसंबर तक जितना FIIs ने पैसा निकाला है मार्केट से, अकेले 26 के 5 महीनों में उससे ज़्यादा पैसा निकाल चुके हैं। क्या उनका भारतीय बाजार से भरोसा उठ गया है, या आप तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत टैरिफ नहीं लगाया है, बट कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडिया में होना चाहिए वो शायद हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए पैसा निकाल रहे हैं। दूसरी मार्केट हमसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है, इसलिए यहाँ का पैसा वो वहाँ लगा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपके नज़रिए से FIIs क्यों भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं? हमने शुरू से ही कहा था कि ये FIIs को भारतीय बाज़ारों में आने ही नहीं देना चाहिए। कारण तो ये लगातार कि आपने बताया, कारण ये है कि FIIs जो पैसा लेकर के आती हैं, ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स होते हैं। इनका तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है। 10 बिलियन डॉलर लेके आए, पूरे बाज़ार में लगा दिए। कीमतें बढ़ेंगी, स्वाभाविक है। जब आप डिमांड ज़्यादा करोगे कीमत बढ़ जाएगी। सारे शेयरों की कीमत बढ़ गई। लोगों ने भी सोचा अरे कीमतें बढ़ रही है, इस शेयर की कीमत बढ़ रही है, लगाओ इसमें पैसा। इस शेयर की कीमत बढ़ाई, लगाओ इसमें भी पैसा लगाओ। और वो जितना वो लगाते थे उससे ज़्यादा हमारे ही लोग लगा देते थे। कीमतें बढ़ गई। ये बात तो हमारे आम लोगों को, तो निवेशकों को तो मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खेल है। जैसे ही कीमत टॉप पर पहुंची, उन्होंने उससे पैसा निकालना शुरू कर दिया। फिर शाम को पैसा निकाल करके चले गए और हमारे लोग फंस गए बीच में, उनको नुकसान हुआ गया। ऐसे में ये लोग क्या करते थे, इनकी जो हमारी कैलकुलेशन है वो है कि इनकी एवरेज जो प्रॉफिट होता था वो 42% था। आई गॉट। आप भी सब बिजनेस को कवर करती हैं, 42% कहीं पर होता है क्या? लगातार होता रहा, सालों साल होता रहा। इसलिए, लेकिन उसके बाद थोड़ा बदलाव आया। हमारे लोगों को लगा कि भी शेयर बाज़ार बढ़ता रहता है और हमारे बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने भी ऐड करनी शुरू कर दी कि SIP में लगाओ, ऐसा करो, वैसा करो। तो हमारे लोगों ने बहुत पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर दिया। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। तो उन्होंने जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर दिया, तो म्यूचुअल फंड्स के पास जो फंड्स ज़्यादा हो गए। तो अब जब ये पैसा बाहर निकालते हैं तो म्यूचुअल फंड घुस जाते हैं उसके अंदर। जो जितना FIIs का आउटफ्लो होता है उससे ज़्यादा इनफ्लो DIIs का हो जाता है। इसके कारण जो कीमतें जितनी नीचे गिरनी चाहिए वो हो नहीं पाती। अब इनके प्रॉफिट हो गए कम। अब स्वाभाविक है हम 42% इनको प्रॉफिट देते रहें और FIIs को यहाँ पर रखें, या इनके प्रॉफिट्स को कम कर दें या 5-7% कर दें, और FIIs अगर जाना चाहे तो जाएं। क्यों हम देश पर हर साल 42% का जो कर्जा है वो बढ़ा करके रखेंगे? मुझे तो लगता है कि मैं अपने देश के सभी देशभक्त नागरिकों से और इन्वेस्टर से अपील करूंगा कि आप इतना पैसा लगाइए कि इनको पूरी तरह से बाहर कर दीजिए। उसके बाद इनकी जो 42% वो भी फॉरेन एक्सचेंज में लेकर के जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट रन में सरकार को हम बहुत पहले से कहते रहे हैं कि टोबिन टैक्स लगाना चाहिए, कि जो लोग टोबिन टैक्स, टोबिन टैक्स, हाँ,
टोबिन टैक्स एक अवधारणा है कि जब भी कोई हमारे देश से अपना पैसा कन्वर्ट करके फॉरेन एक्सचेंज में ले जाना चाहता है तो उस पर कुछ टैक्स लगाया जाए। तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर वो यहाँ पर इन्वेस्टेड रहेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो चले जाएं, यहाँ पर इन्वेस्टेड रहेंगे ताकि उनको थोड़ा बहुत तो डिसएडवांटेज हो बाहर जाने का। अब आपने क्या पद्धति अपना ली, जब आओ आ जाओ, जब चाहना चाहो चले जाओ, हमारे देश को लूट के ले जाओ, ये तो तरीका ठीक नहीं। मैं यहाँ आपको बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, ये 42% का रिटर्न ये देश के लिए बहुत बड़ा ड्रेन था, बहुत बड़ा ड्रेन। तो वो कम से कम रुका है। तो मैं समझता हूँ कि FIIs के ऊपर तमाम प्रकार के जो भी नियम कायदे कानून लगने चाहिए वो लगने चाहिए। दुनिया में कहीं लगते ही नहीं है। सब लोग, पहले तो सरकारें ये कहती रही कि वी डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन दी FDI एंड FIIs, लेकिन हम तो इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ाते हैं। FIIs जो हैं वो वोलेटाइल हैं, FIIs जो हैं वो डिपेंडेबल नहीं हैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपसे बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से लूट करके ले जाते हैं। ये दिस इज़ ऑल, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, ये आप इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में आपको दिखाई देगा। आप FIIs के इंडियन मार्केट में आने के खिलाफ हैं? पहले से ही थे, लेकिन अब आ गए हैं, अब भाग रहे हैं, तो हमारे यहाँ पैसा बाहर लेकर के जा रहे हैं तो देश को नुकसान हो रहा है। इसलिए वो दर्द मुझे है। तो मैं तो केवल याद करा रहा हूँ कि हमने तो पहले से ही कहा था कि ऐसे लोगों को नहीं आने देना चाहिए जो फ्लाई बाय नाइट वाले हों। जो इन्वेस्टेड रहे वो तो चलिए ठीक है, और इन्वेस्टेड भी जो रहे वो भी वैसे होने चाहिए ना कि जो हमारे रियल, जिसको हम कहें कि कमोडिटी प्रोडक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी में आए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं उसमें आ जाएं तो वो क्या फ़ायदा। अगर हमारी ऑलरेडी चली चलाई कंपनियों को वो ख़रीद रहे हैं तो उससे भी क्या फ़ायदा है। तो इसको हम ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो बहुत सारा FDI ब्राउन फील्ड में आया है, वो भी सही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि FDI और FIIs के बारे में अभी तो युद्ध का माहौल है, बाद में आराम से इस पर चर्चा करके सरकार भी इसके बारे में विचार करे कि FIIs को कितना हमने मौका देना चाहिए। एक चीज़ मैं और अपने व्यूवर्स को बताऊं, जब मैं बिहाइंड द सीन सर से बात कर रही थी तो मुझे ये पता चला कि FNO ट्रेडिंग के भी सर हमेशा से खिलाफ रहे हैं। मैं चाहती हूँ सर प्लीज़ अगर आप उसका रीज़न भी मेरे व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि हमारा जो दर्शक वर्ग है उसमें एक बड़ा हिस्सा मैं कहूँगी कि ट्रेडिंग करता है, FNO में काम करता है, और बड़ी जिज्ञासा रहती है लोगों के मन में उसको जानने की, बावजूद इसके कि हर रोज़ वो घाटा खा रहे हैं। ये सेबी का खुद का आंकड़ा बताता है, ना मैं कह रही हूँ ना आप कह रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ आप थोड़ा समझाइए कि वो क्या वजह है जो आप चाहते हैं कि FNO ट्रेडिंग के नियम में बदलाव हो, या आप इसके खिलाफ रहें। देखिए, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं, पहली बात तो हमारे जो आम जनता है वो उसको समझ में नहीं आता, उसका तरीका क्या है, उसके नियम क्या है, वो हमें समझ में नहीं आते। क्योंकि समझ में नहीं आते, और दूसरा ये है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जेन स्ट्रीट वाली जैसी, वो एल्गोरिदम में काम करते हैं, उनके पास बड़े फास्ट मैकेनिकल मैकेनिज़म्स हैं। आप जब पैसा उसमें लगाते हैं तो उस मैकेनिज़्म से वो ये देख लेते हैं कि किस दिशा में पैसा लग रहा है, और उससे उल्टी दिशा में वो काम करना शुरू करते हैं। और ऐसे में जो F&Os में हमारे जो छोटे इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं वो सारा पैसा डूबता है, और वो सारा का सारा पैसा इकट्ठा करके ये बड़ी बड़ी कंपनियां ले करके चली जाती हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल मेथड से काम करते हैं। आज का शेयर मार्केट कोई जिसको कहें कि ह्यूमन से नहीं चलता है, मशीन से चल रहा है। उस मशीनों के कारण जो एल्गोरिदम्स उन्होंने लगा रखे हैं, ये तो सिंपल सी बात है। जैसे गूगल है कि अगर उसको ये दिखाना है कि भी ये कोई कंटेंट दिखाना है तो उसको टॉप पर ले जाएगा, ऐसे उसके एल्गोरिदम्स हैं। उसी प्रकार से इनके एल्गोरिदम्स ये हैं कि जहाँ से पैसा दूसरे लोग लगा रहे हैं उसको कैसे लूटना है दूसरी तरफ लगाना शुरू करेंगे। उनके पास पूरा का पूरा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कोई हमारे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको कुछ पता नहीं होता कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक बात। तो ऐसे में हमने सरकार से निवेदन किया है कि F&Os पर कंट्रोल करने के लिए उसका जो सेटलमेंट पीरियड है वो 1 हफ्ते से बढ़ा करके 1 महीना कर देना चाहिए। और हम भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस बजट के अंदर उन्होंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को F&O के लिए, बाकियों के लिए नहीं, F&O के लिए 1.5 गुना
या उससे ज़्यादा किया है, जिसके कारण इसको थोड़ी डिस्करेजमेंट हुई है। मैंने बहुत से ऐसे एक्सपर्ट से बात की है और सब ने मेरी बातों का समर्थन किया है, और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, अपने सब मित्रों को, सभी इन्वेस्टर्स को, वो सब देशभक्त लोग हैं, देश के लोग हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप एफ&ओज़ में पैसा लगा करके अपने पैसे को बर्बाद नहीं कीजिए। और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि बहुत लोगों को बहुत बैंकरप्ट भी हो गए, उनको ठीक। बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में मन को बहुत पीड़ा होती है। जैसे जैसे जो रियल मनी गेम्स में जो पैसा लगाते थे, उसके कारण लोगों को नुकसान होता था, उनको उनका अ, उसके कारण भी हमें मन में बहुत पीड़ा होती थी। हमने प्रयास किया और अब वो रियल मनी गेम्स भारत में बंद हुई। उसी प्रकार से एफ&ओ भी अगर बंद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी बंद होता तो उसमें कम से कम ये जो हफ्ते का सेटलमेंट है वो सही नहीं है, महीने का हो। और अगर उसमें भी अगर समाधान ना निकले तो सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि जो रिटेल निवेशक हैं वो हमें कमेंट करके बताएं कि सर की बात से वो कितना सहमत हैं, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपर्ट आपको यही बोलते हुए मिलेंगे कि रिटेलर को तो नुकसान ही होता है एफ&ओ में। अगर आपको एक बार या दो बार प्रॉफिट हो भी गया तो वो लत लगाने के लिए होता है, अल्टीमेटली तो आप मार्केट में पैसा दे के ही जाएंगे। तो सर ने जो बात बोली है उस पर आपकी जो राय है, खासकर जो मेरे रिटेल निवेशक व्यूअर हैं वो मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आप सर की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, पहली चीज़। और दूसरी बात, क्या आप भी चाहते हैं कि सेटलमेंट डेट जो वीकली होती है वो मंथली कर दी जाए, एक्सपायरी डेट वीकली की जगह मंथली होनी चाहिए? अगर आप इससे सहमत हैं तो मुझे वो भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। अब सर अगला सवाल ये है कि बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं बड़ी कंपनीज में ले ऑफ्स हो रहे हैं। क्या आगे आने वाले समय में और एआई के खतरे को देखते हुए भी आपको ये लगता है कि भारत में बड़ी संख्या में नौकरियां जाने वाली हैं, लोग बेरोजगार होने वाले हैं? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको रोका नहीं जा सकता, एआई भी उसमें से एक है। लेकिन किसी भी नई टेक्नोलॉजी में हमारा दखल कितना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो विदेशी हैं, अमेरिकन्स हैं ज़्यादातर, जिसके कारण हमारा जो एआई के संदर्भ में जो हमारा दखल होना चाहिए वो बहुत कम है। लेकिन जहाँ तक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, भारत ने खासी प्रगति की है। दुनिया में किसी ने इतने कम समय में 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते नहीं खोले हैं, जीरो बैलेंस वाले। इतनी बड़ी मात्रा में यूपीआई नहीं हुआ है, इतनी बड़ी मात्रा में डिजिटल ट्रांसफ़र्स नहीं होते हैं। तो और उस सब कारणों से भारत सरकार ने बहुत सारा पैसा जो बह जाता था, जो लीक हो जाता था, वो लीकेज ख़त्म की है। लेकिन और बहुत कुछ करना बाकी है। हमने अभी क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। उसी प्रकार से अब डाटा सेंटर्स भी हम अपने बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब समझ लीजिए कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो हमारे ही डाटा के दम पर बहुत उछलती हैं। हमें अपने डाटा के संरक्षण के लिए काम करना होगा। भारत सरकार से भी हमारा निवेदन यह है कि डाटा सॉवरेंटी की तरफ हम आगे बढ़ें, डाटा संप्रभुता की तरफ आगे बढ़ें। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने युवा स्टार्टअप्स के ऊपर कि वो एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ये बात ठीक है कि वी आर द लेट कमर्स, ये बात सही है कि हम अभी तक नहीं कुछ कर पाए हैं ज़्यादा। लेकिन ये भी बात सही है कि आज की स्थिति ये है कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी लगभग 4-5 दिन पहले देश की जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो भारतीय हैं, उनके एक एसोसिएशन बीडीआईए ने हमें मुख्य अतिथि के नाते बुलाया था अपने कार्यक्रम में, कॉन्फ्रेंस में। और वो बहुत उत्साहित थे कि हमें देश को एआई के क्षेत्र में आगे लेकर के जाना है। टेक्नोलॉजी में हमारी कंपनियां कहीं कम नहीं हैं। मैं आपको एक याद दिलाना चाह रहा हूँ कि एक चाइनीज़ कंपनी थी हुआवे। तो 5G रोल आउट करना था देश में। तो देश के जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे उनको सबको ये लग रहा था कि हुआवे के अलावा कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच ने उसका विरोध किया
बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां हमारे साथ आ गई। उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं, हमारे पास 6G के 7G के नेक्स्ट जेन के हमारे पास पेटेंट्स हैं, आप हमें अवसर दीजिए। और अब आप ये देखिए, भारत ने 5G आई बनाया, हुआवे को बाहर किया, पूरे देश भर में आत्मनिर्भर 4G रोल आउट हो चुका है और अब 5G रोल आउट करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजीज़ में हम कहीं पीछे नहीं हैं, लेकिन हम लेट हो जाते हैं। ये बात सही है कि हमने पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर दी, दूसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर दी, तीसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर दी, लेकिन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वी वर एट दी मिडल। चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आपके स्पेस हो, चाहे वो पेमेंट सिस्टम हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। एआई के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस बात से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एआई के कारण जॉब्स जाएंगी। ये ठीक है कि अल्पकाल में ऐसा होगा, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो जॉब्स ज़्यादा जाएंगी। आपके क्षेत्र में भी जा सकती हैं। मैं तो कई बार अपने पत्रकार मित्रों से भी कहता हूँ कि उनके क्षेत्र में भी जा सकती हैं। ऐसे में जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन सब की जॉब्स पर खतरा है, लेकिन हम उससे ज़्यादा आगे बढ़ करके एआई के क्षेत्र में एक वर्ल्ड लीडर बने, इसकी तरफ भी प्रयास करना होगा। सरकार को इसमें बहुत मेहनत करनी होगी। मैं जितनी मेरी बात सरकार के लोगों से होती है, मंत्रियों से होती है, वो काफ़ी आश्वस्त भी दिखाई देते हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि एआई के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडरशिप लेगा। आपकी ये बात सच साबित हो, मैं तो यही चाहती हूँ, मुझे लगता है हर भारतीय यही चाहता होगा। लेकिन अगला सवाल सुरजीत भल्ला की तरफ से जो इंगित किया गया है और चिंताएं जाहिर की गई हैं उनको लेके, और ख़ासकर सर देखिए क्योंकि कमेंट तो बहुत से आए हैं, राहुल गांधी की तरफ से भी, विपक्ष से कई सवाल आए हैं, लेकिन मैं सुरजीत भल्ला सर की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि वो विपक्ष की आवाज़ नहीं है। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के वो सदस्य रह चुके हैं और उनकी तरफ से क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा जीडीपी की अगर हम बात करें तो अमेरिकी डॉलर में इसे अगर मापेंगे तो भारत का ग्रोथ रेट बांग्लादेश और इथोपिया जैसे देशों से भी कम हम पाएंगे। मैंने इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार सर के साथ जब पॉडकास्ट किया तो उनकी तरफ से भी कुछ यही बातें और चिंताएं जाहिर की गई थी। मैं समझना ये चाहती हूँ कि क्या ये वाकई ठीक है जैसा भल्ला सर कह रहे हैं या अरुण कुमार सर कह रहे हैं, ये पहला सवाल। और दूसरा, क्या वाकई गवर्नमेंट की तरफ से जो डेटा सामने आता है वो मैनिपुलेट करके हमें दिखाया जाता है? देखिए, हमारे देश में अभी जब आप यहाँ हमारे कार्यालय आई हूँ तो आप डॉलर दे के आई, रुपये दे करके आई? रुपया देखें। भारत में जो कुछ भी होता है वो रुपयों में होता है, और भारत में जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कीमत है वो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट से तय नहीं होती है, उसकी जो परचेजिंग पावर है उससे तय नहीं होती। आप जानते हैं कि जब हमारा जो जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर थी, जो अभी कैलकुलेट हुई थी पीछे, तो हमारी जो जीडीपी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी 17 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि हमारे रुपए की हमारे देश में जो परचेजिंग पावर है वो डॉलर के एक्सचेंज रेट से कहीं ज़्यादा है। इसलिए हमें अपने देश के रुपए के बारे में, पर कैपिटा जीडीपी के बारे में जब हम तय करते हैं तो हमें उसको डॉलरों में नहीं बल्कि अपनी परचेजिंग पावर पैरिटी के कंटेक्स्ट में डॉलरों में कन्वर्ट करना चाहिए। ऐसे में जब हम करते हैं तो हम सही दिशा में पहुंचते हैं। आप जानते हैं बांग्लादेश में क्या स्थिति है, उसके बावजूद भी अगर आंकड़ों में बांग्लादेश हमसे ऊपर दिखाई देता है तो सुरजीत भल्ला जी को धन्यवाद। मेरा ये कहना है, वो हमारे टीचर रहे हैं वैसे तो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उन्होंने सही कहा कि जो डॉलरों में अगर दिखाएं तो, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ये एक अभी जो अल्पकालिक स्थिति है, डॉलर एकदम से ऊपर चला गया, रुपया डाउन चला गया, लेकिन हमारे देश का जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी हमारे देश में हम महंगाई को रोक सके,
अगर पेट्रोल और डीजल के बारे में बात करें तो हम रोक सके, अमेरिका नहीं रोक सका, हम्म, बाकी मुल्क नहीं रोक सके, हम रोक सके ना। आज भी हमारा जो देश है खाद्य पदार्थों की दृष्टि से पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। पूरी दुनिया भर को हम एक्सपोर्ट करते हैं खाद्य पदार्थ। उसी प्रकार से आज हम हर चीज़ भारत में बना सकते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो उसके पीछे हमारी जो टैरिफ पॉलिसी है वो जिम्मेवार है। हमें अपनी नीतियों को ठीक करना होगा। हमारे देश में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत क्षमताएं हैं। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं दुनिया में सबसे बेहतर हैं। हमारे स्टार्टअप्स के जो आइडियाज़ हैं वो दुनिया में किसी के मुकाबले में, और मैं ये हमारे स्टार्टअप्स की बात केवल इतना ही नहीं कह रहा हूँ, भारतीय लोग भी जहाँ जहाँ स्टार्टअप करते हैं, अमेरिका में करते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा करते हैं। तो ये भारत के लोगों की प्रतिभा है जो भारत को महान बनाती है। और इस कारण से हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो उद्यमी हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज बड़ा गलत शब्द है, लेकिन जो हमारी प्रज्ञा है वो हमारे देश को महान बनाती है। और आज अमेरिका में सिर्फ 1% भारतीय हैं और वो 6% इनकम टैक्स देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अमेरिका को बना सकते हैं, हम यूरोप को बना सकते हैं, हम भारत को तो पक्का बना सकते हैं। तो भारत को यदि महान बनाना है तो मैं तो उन सब भारतीयों से निवेदन करूंगा कि अगर वो वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर सेटल्ड है तो कोई बात नहीं रहे, अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो भारत में आइए और भारत को महान बनाने का प्रयास करिए। लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय बाहर जा रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है, और हर साल उनका नंबर्स बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये देश की ही पॉलिसी में कमी है, टैक्सेशन में कुछ खामी है, जिसके चलते जो बड़े उद्योगपति हैं या एनआरआई बनने की होड़ है, मैं कहूँगी, वो बहुत बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में? देखिए, दोनों प्रकार से है। अगर आप ये देखें, मैंने भी इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की थी, तो जितने हमारे नए मिलियनर्स बन रहे हैं उसकी तुलना में बाहर जाने वालों की संख्या बहुत कम है, और वो धीरे धीरे पीछे कम भी हुई थी। अभी वर्तमान का क्या डाटा है मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन कम भी हुई थी क्योंकि भारत में संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन यदि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स हैं, दुनिया भर में सक्सेशन नहीं हो रही है। जैसे अगर आप जापान में देखें तो वहाँ फैक्ट्रियाँ चलाने वाले लोग नहीं बचे। भारत में जो बड़े बड़े उद्योगपति रहे, उनके कुछ बच्चे जो हैं वो उद्योग नहीं चलाना चाहते हैं। तो मैं उन उद्योगपतियों से ये निवेदन करूँगा कि वो अपने उद्योग, अब अगर उनके बच्चे नहीं चलाना चाहते तो किसी और को दे दें, वो चला लेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत से तमाम लोग जो है वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे देश में जितने मैंने कैलकुलेट किया था कि शायद हमारे मिलियनर्स जो हैं कितने लाख बढ़े, और जो जाने वाली संख्या थी वो मात्र 6-7 हज़ार थी। तो हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हमारे देश में अमीरों की संख्या को भी बढ़ा रही है। तो उन बढ़े हुए अमीरों में से कुछ अमीर बाहर चले जाते हैं। हमारा उनसे भी निवेदन है कि वो भी बाहर ना जाएं। अब सर, आखिरी सवाल, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये आग्रह कर दिया है कि आप तेल की खपत कम कीजिए, खाने वाले तेल की भी खपत कम कीजिए, सोना चांदी संभव है सोना तो अगले 1 साल तक मत खरीदिए, और इसके पीछे की वजह हर भारतीय को मालूम है कि फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम हुआ है। क्या इसका असर होगा, फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा कम हुआ है और अभी आगे आने वाले कुछ समय में भी बहुत उसको इंक्रीज होने की संभावना नहीं है, इसका असर क्या पड़ने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री एक लोकप्रिय नेता हैं। वो जो भी अपील करते हैं उसकी चर्चा जरूर शुरू हो जाती है। मैंने तो देखा कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि सफाई रखनी चाहिए, तो बच्चा ये जो अपने माँ बाप को भी मना करता था कि ये जो कार के बाहर आप सामान फेंक रहे हो ठीक नहीं है, मोदी जी नाराज़ हो जाएंगे। तो यानी मोदी जी से नाराज़ हो रहे हैं तो उनसे डर नहीं लग रहा, लेकिन उनकी प्रति उनका एक आदर का भाव है कि उन्होंने कहा है कि देश में सफाई रखनी है तो रखनी है। तो बहुत बदल भी आया। उसी प्रकार से जब प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि हमें तेल की खपत को कम करना चाहिए, तो ये आम जनता में एक चर्चा का विषय बना और किसी ने उसको क्रिटिसाइज़ नहीं किया। आप
उसके जो हमारे विरोधी दल हैं, विपक्षी दल हैं, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको अपनी राजनीति करनी है। मैंने तो हमेशा जब टीवी चैनल्स में भी जाता हूँ, तो जब वो विपक्षी दल लड़ाई कर रहे होते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई आप इसमें लड़िए मत, ये देश का मामला है, ये देश को आगे बचाने का मामला है। अगर देश में विदेशी मुद्रा बचेगी और रुपया मजबूत रहेगा, तो मोदी जी का रुपया है क्या? वो तो देश का रुपया है ना। तो इसलिए सारे देशभक्त लोग इसी तरह से सोच रहे हैं, और सरकार भी कुछ ऐसे नए इनोवेटिव वेज लेकर के आएगी। अभी सरकार में चर्चा चल रही है कि सोने को इंपोर्ट को कम करने के लिए टैरिफ तो बढ़ाया है, वो भी एक चीज़ है, लेकिन उसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं क्या? जिसको सोना ही खरीदना है, क्या वो ETF खरीद सकता है? क्या वो ESG खरीद सकता है? क्या एक ही बात है, ETF भी लेंगे तो वो गोल्ड बैक ही होगा ना। गोल्ड ही होगा। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि ETF भी जो खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, बाहर से नेट इंपोर्ट तो नहीं हो रहा। इसी तरह से अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ESG को भी शुरू किया है। ऐसे इसके अलावा भी और भी तरीके हो सकते हैं। एक बार मैं अभी पीछे कहीं नीति बनाने वाले लोगों के साथ बैठा हुआ था, तो वो भी चर्चा कर रहे थे, सब स्टेक होल्डर्स को बुला करके चर्चाएं जारी हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारा सोने की इंपोर्ट है, उस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर आएगा। पिछले साल बेसिकली ये जो इंपोर्ट एकदम से बढ़ा, उसके पीछे टैरिफ घटाना भी एक कारण था। तो इसलिए अगर टैरिफ को बढ़ाया है, वो भी सही दिशा में कदम है। लेकिन टैरिफ, कोई लोग ये भी कहते हैं कि अगर टैरिफ बढ़ा देते हैं तो उसके कारण स्मगलिंग शुरू हो जाती है, तमाम प्रकार की बातें आती हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री ने ये अपील की है, तो मैं उस अपील को दोहराते हुए आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ये प्रधानमंत्री मोदी का अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। उसको तो अगर देश का रुपया बचेगा तो आपके लिए बचेगा। अगर देश में रुपया अगर ठीक रहेगा, अगर उसकी कीमत सही रहेगी, उसके मूल्य में गिरावट नहीं आएगी, तो देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी और आम आदमी ज़्यादा सुखी होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, उसको आपको अक्षरशः मान लेना चाहिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की वो अपील ऑलरेडी मानी है और उसके ऊपर आप काम करना शुरू कर चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना हमें समय दिया, और अर्थशास्त्र क्योंकि बहुत बारीक विषय होता है, उससे बड़े आसान ढंग से आपने समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।